हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं हाजिर हूँ एक और आइकॉनिक टाइगर की कहानी के साथ। इससे पहले कि हम कहानी शुरू करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप इंडिया के फेमस टाइगर्स की किसी भी कहानी को मिस ना करें। बांधवगढ़ का किला आज भी शान से खड़ा है, अपने नीचे फैले हुए पत्थर और मैदानों पर नज़र रखते हुए। ये मैदान शिकार से भरपूर हैं, जहाँ हिरन और दूसरे जानवर खुलकर फलते फूलते हैं और उनके साथ साथ जंगल के शानदार बाघ भी अपनी हुकूमत चलाते हैं। कभी कभी इस जंगल में एक ऐसा टाइगर जन्म लेता है जो सिर्फ जंगल का राजा ही नहीं बनता, बल्कि हर उस इंसान के दिल में अपनी जगह बना लेता है जो इन शानदार बाघों से प्यार करता है। एक ऐसा टाइगर जिसके बारे में मैं इतना सुन और पढ़ चुका हूँ कि उसकी ज़िंदगी के पन्ने खोलने से खुद को रोक पाना नामुमकिन था। जब मैं उसकी ज़िंदगी के इतिहास को आपके सामने रखने बैठा, तब मैंने एहसास किया कि मैं सिर्फ़ एक नरेटर नहीं, बल्कि उस महान टाइगर का प्रशंसक बन चुका हूँ। बांधवगढ़ की फ़ेमस टाइग्रेस मोहिनी ने 1997 में 3 कब्ज़ को जन्म दिया, जिन्हें बाद में बी1, बी2 और बी3 के नाम से जाना गया। इनका पिता था लेजेंडरी टाइगर चार्जर। इन तीनों भाइयों में से आज हम बात करेंगे लेजेंडरी बी2 मेल टाइगर की। इन 3 कब्स में से बी2 एक ऐसा टाइगर था जो आने वाले सालों में बांधवगढ़ को पूरी दुनिया में मशहूर करने वाला था। बी2 के बचपन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, क्योंकि वो टूरिज्म एरिया से दूर ही रहता था। माना जाता है कि उसने अपने दोनों भाइयों के साथ अपनी माँ की टेरिटरी में ही बचपन बिताया और धीरे धीरे एक मजबूत टाइगर के रूप में बड़ा हुआ। अपनी माँ मोहिनी के साथ उसका रिश्ता बहुत गहरा था। बी2 बिल्कुल अलग था। जवानी अक्सर इंसान हो या जानवर, दोनों से कुछ लापरवाह फैसले करवा देती है। बी2 लगभग 2 साल की उम्र में माँ से अलग होने के बाद इंसानी बस्तियों की तरफ निकल गया। उसने अपनी जवानी का ज़्यादा हिस्सा बफर ज़ोन में गुजारा, जहाँ वो अधिकतर पशुओं का शिकार करके ज़िंदा रहता था। इस बात ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को काफ़ी चिंतित कर दिया था, क्योंकि हर बार गांव के पास जाना उसके लिए एक बड़ा खतरा हो सकता था। कभी गांव वालों का गुस्सा, तो कभी पोचर्स का निशाना बनने का डर। लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया। गांव वालों ने इस जवान टाइगर के प्रति काफ़ी सहनशीलता दिखाई और कभी कोई बड़ा मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं हुआ। सन 2000 तक बी2 एक खूबसूरत, ताकतवर और आत्मविश्वास से भरा हुआ टाइगर बन चुका था। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था कि अब उसने कोर जोन में कदम रखने का फैसला किया। अपनी लीनिएज के मुताबिक वो एक जन्मजात फाइटर था और उसे अपनी बादशाहत की शुरुआत करने के लिए जिस रास्ते को चुना, वो किसी भी टाइगर के लिए सबसे मुश्किल था। उसने सीधे चुनौती दी अपने ही पिता द लेजेंडरी चार्जर को। 2000 की सर्दियां ताला जोन के लिए एक नए युग की गवाह बनी। चार्जर अब बूढ़ा हो चुका था, लेकिन एक सच्चा राजा अपनी बादशाहत बिना लड़े कभी नहीं छोड़ता। शुरुआत में बी2 बार बार चार्जर को छोटी छोटी चुनौतियां देता रहा, और फिर एक दिन उसकी प्रवृत्ति ने उसे बता दिया कि अब वो अपने पिता को हरा सकता है। उस ठंडी सर्द रात में पूरा जंगल चार्जर और बी2 की ज़बरदस्त दहाड़ों से गूंज उठा, और सुबह की पहली किरण के साथ ताला को अपना नया राजा मिल चुका था। बी2 गर्व के साथ खड़ा था और चार्जर अपने
जख्मी शरीर और टूटे हुए अभिमान के साथ पीछे हट चुका था। बदलाव की हवा हमेशा सूखी और कठोर होती है, लेकिन प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है बदलाव। साल बीतते गए और बीटू ने कई जंगें लड़ी, कई टाइग्रेसेस का दिल जीता। उसने अपने तख्त पर कब्जा करने की हर कोशिश को नाकाम किया और पूरी शिद्दत से अपने राज्य की हिफाजत की। उसके शरीर पर लगे हर जख्म का निशान उसकी जीती हुई लड़ाई की कहानी सुनाता था। उसकी सबसे लंबी दुश्मनी बोखा मेल टाइगर के साथ रही, जो कि एक बहुत ही ताकतवर टाइगर था और सखी पाठिया, राजबेहरा और सेहरा के इलाकों पर राज करता था। कुछ जंग बीटू जीता और कुछ में उसने समझदारी दिखाते हुए पीछे हटना ही बेहतर समझा। उसके अनुभव ने उसे सिखा दिया था कि कब अपनी जगह पर डट कर खड़े रहना है और कब बिना वजह की लड़ाई से बचकर निकल जाना है। 2000 से 2009 तक बीटू ने ताला जोन पर शानदार हुकूमत की और ज़्यादातर बड़ी गुफा और बांधवगढ़ फोर्ट के पास बन बेही की पूर्वी इलाकों में घूमता दिखाई देता था। अपने इस राज के दौरान बीटू ने कई मशहूर टाइगर्सेस के साथ मीटिंग की, जिनमें चक्रधारा फीमेल, मिर्चानी फीमेल, बनबेही फीमेल और लंगड़ी शामिल थी। आने वाले सालों में पूरा पार्क उसी की ब्लडलाइन से चलने लगा। उसकी संतानों में कई टाइगर्स बांधवगढ़ के सबसे मशहूर नाम बने, जैसे बमेरा और जुझौरा। बीटू टूरिस्ट्स के बीच बहुत लोकप्रिय था। उसकी तस्वीरें दुनिया भर में फैल गईं और उनके साथ साथ उसकी शोहरत भी। अपनी ज़िंदगी के दौरान उसने अलग अलग टाइग्रेसेस के साथ कई कब्स को जन्म दिया और ये भी जाना जाता है कि वो अपने परिवार के साथ काफ़ी समय बिताता था। सन 2009 में एक बहुत ही अजीब और असाधारण घटना हुई। बनबही फीमेल की मौत के बाद बीटू ने उन 3 कब्स की देखभाल की जिन्हें उसने पिछले साल जन्म दिया था। बनबही एक पहाड़ी इलाका है जहां शिकार करना मुश्किल होता है, लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद बीटू को उन कब्स के लिए शिकार करते हुए देखा गया। अक्सर उसके साथ मिर्चानी मेल कब देखा जाता था, जिसे लगता था कि बीटू को ख़ास लगाव था उससे। कैलेंडर पर साल बदलते गए और फिर आ गया सन 2010। बीटू के शरीर पर भी वक्त के निशान साफ नज़र आने लगे थे। उसकी चमकदार नारंगी खाल धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी और उसके शरीर पर झुर्रियाँ दिखने लगी थीं। जैसे जैसे टाइगर बूढ़ा होता है, उसकी चमकदार ऑरेंज रंग का कोट धीरे धीरे हल्का पड़ने लगता है। इस दौरान उसका बेटा बमेरा बार बार उसकी बादशाहत को चुनौती देने लगा। टाइगर्स की परंपरा ही कुछ ऐसी होती है। हर शहजादा एक दिन अपने पिता के तख्त पर दावा ज़रूर पेश करता है। बमेरा का समय आ चुका था और बीटू का समय धीरे धीरे ढल रहा था। अपनी ज़िंदगी के आखिरी 2 सालों में बीटू को सबसे ज़्यादा चुनौतियां अपने ही बेटों से मिली। अप्रैल 2010 में बीटू की बमेरा के साथ एक ज़बरदस्त टेरिटोरियल फाइट हुई। इस जंग में बीटू बुरी तरह से ज़ख्मी हो गया और उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसके चेहरे और शरीर के दोनों तरफ गहरे घाव थे। अब बीटू की जिंदगी की शाम ढलने लगी थी। उसने अपनी टेरिटरी का एक बड़ा हिस्सा अपने ही काबिल बेटे को गवा दिया था। फरवरी 2011 में उसके दूसरे बेटे कालू ने भी उसकी बादशाहत को चुनौती देने की कोशिश की। शायद कालू ने अपने पिता को गलत समझ लिया था। घोड़ा दामन के ऊपर वाले छोटे से प्लेटू पर, जो बड़ी गुफा से लगभग 1 किलोमीटर दूर था, पिता और बेटे के बीच एक छोटी सी लड़ाई हुई और कुछ ही पलों में
कालू को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो ज़मीन पर लेट गया और हार मान ली। इस हार से शर्मिंदा होकर कालू ने बांधवगढ़ हमेशा के लिए छोड़ दिया और लगभग 70 किलोमीटर दूर शाहदौल के जंगलों की तरफ चला गया। उमर ने धीरे धीरे बीटू की बची हुई ताकत भी छीन ली थी। हर जीव की तरह वो भी उसी अंतिम सच की तरफ बढ़ रहा था जहां एक दिन सबको जाना होता है। मौत जैसे उस पहाड़ी पर खड़ी उसकी आंखों में देख रही थी। जून 2011 तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को साफ समझ आ गया था कि राजा के पास बहुत कम दिन बचे हैं। एक दिन वो एक सूख चुके नाले में बेजान सा पड़ा मिला। उसकी सांसें भारी हो चुकी थी। हर सांस के साथ उसकी जिंदगी धीरे धीरे उससे दूर जा रही थी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मॉनसून शुरू होने तक उसकी लगातार मॉनिटरिंग की, लेकिन जैसे ही बांधवगढ़ में पहली बारिश हुई, बीटू अचानक गायब हो गया। सबको डर था कि शायद वो मॉनसून के बाद कभी वापस नजर नहीं आएगा। अक्टूबर 2011 में सफारी शुरू हुई और 16 नवंबर को एक सफारी जिप्सी ने ताला जोन के बाहरी हिस्से में रोड क्रॉस करते वक्त बीटू को कुछ पलों के लिए देखा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अपना फैसला पहले ही लिख दिया था। ये साइटिंग सिर्फ कुछ पलों की खुशी बनकर रह गई। सिर्फ 3 दिन बाद 19 नवंबर को बीटू बांधवगढ़ से लगभग 80 किलोमीटर दूर चोरबेरा फॉरेस्ट रेंज के एक छोटे से नाले में बेहद कमज़ोर हालत में पड़ा मिला। जानकारी मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत वहां पहुंची। उन्होंने बीटू को ज़िंदगी बचाने वाली दवाइयां दी, फिर उसे ट्रैंकुलाइज किया और इलाज के लिए बांधवगढ़ ले जाने का फैसला किया। लेकिन शायद बीटू अपनी धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह चुका था। उसका मन शायद कभी वापस लौटने का ही नहीं था। अब बीटू उस दुनिया की तरफ जा चुका था जहां शायद हर शिकारी राजा हमेशा के लिए आज़ाद रहता है, जहां उसकी बादशाहत हमेशा जिंदा रहती है। बांधवगढ़ का किला भी जैसे अपने राजा के बिछड़ने पर खामोशी से उसे श्रद्धांजलि दे रहा था। बीटू का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। एक महान राजा को वैसे ही विदाई दी गई जैसे जिसका वो हकदार था। पूरा बांधवगढ़ अपने प्यारे टाइगर को अलविदा कह रहा था। आज भी जो लोग बीटू से प्यार करते थे वो उसकी यादों को अपने दिल में जिंदा रखे हुए हैं। उम्मीद करता हूँ इस महान टाइगर की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि इस टाइगर की कहानी और लोगों तक भी पहुंच सके। अब आपसे इजाज़त लेता हूं और जल्दी ही मिलेंगे एक और टाइगर की कहानी के साथ। जय हिंद।